प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम कांग्रेस और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का जो आरंभिक चरण है, जिसे हम मितवादी या उदारवादी चरण कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अ, उदारवाद या मितवाद जिसे कहा जाता है, वो कांग्रेस का आरंभिक चरण है और इसकी पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर हम देखें तो भारत में जो सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन राजा राम मोहन राय और से शुरू होता है। तो राजा राम मोहन राय और महादेव गोविंद रानाडे और सर सैयद अहमद खां, ऐसे जो ये आरंभिक समाज सुधारक थे, इनके विचारों में उदारवाद की शुरुआत देखी जा सकती है। बेसिकली उदारवाद है क्या, इसको आप थोड़ा सा यूँ समझ लें कि उदारवाद वो धारा है जो भारत में पश्चिम के जो मूल्य थे, जैसे स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे जो मूल्य थे, उनको भारत के समाज में स्थापित करना चाहते थे। उनका ये मानना था कि भारत का समाज रूढ़िवादीता उसमें और अंधविश्वासों से भरा हुआ है, और अगर हमें मुक्ति पानी है, अगर हमें स्वतंत्र होना है, अगर हमें आज़ाद होना है, तो सबसे पहले हमें सामाजिक आज़ादी लानी होगी। और इसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्य भारत के समाज में स्थापित करें। ये सोच बेसिकली उनके अंदर इसलिए आ रही थी क्योंकि ये लोग वो थे जो ब्रिटेन में पढ़ कर के आए थे और अंग्रेजी शिक्षा के संपर्क में आने से बेंथम, मिल, एडमंड बर्क जैसे जो उदारवादी विचारक थे और रूसो वगैरह जो उस समय क्रांतियाँ हुई, उन विचारों को, क्रांति के उन विचारों को के संपर्क में आए और ये चाहते थे कि ऐसी ही कोई सुधारवादी क्रांति भारत में भी होनी चाहिए और भारत के समाज में भी स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्य स्थापित होने चाहिए। और उन्हें ये लगता था कि जब तक अंग्रेजी शासन है, तब तक अंग्रेजी शासन के माध्यम से भारत का रूढ़िवादी समाज बदलेगा और इस समाज में स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्य स्थापित होंगे। तो इसलिए ये जो उदारवाद का विचार है, जो मितवाद का विचार है, उसका आरंभ राजा राम मोहन राय के समाज सुधार आंदोलन से होता है। महादेव गोविंद रानाडे, केशव चंद्र सेन और रविन्द्रनाथ टैगोर और सर सैयद अहमद खां, ये जो आरंभिक 19वीं शताब्दी के आरंभ में जो भारत में समाज सुधार करने वाले लोग थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब लोग कहीं ना कहीं उदारवाद की इस धारा से प्रभावित थे। जहाँ तक राजनीतिक रूप में उदारवाद की धारा की स्थापना का प्रश्न है, 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसका जो आरंभिक चरण है 1885 से लेकर के 1905 तक का, वह कांग्रेस का नेतृत्व, उस समय जो ये आरंभिक नेतृत्व था, वह मितवाद या उदारवाद से प्रभावित रहा। इसलिए इसे कांग्रेस नेतृत्व का मितवादी या उदारवादी चरण कहा जाता है। इस विचार परंपरा का प्रतिनिधित्व भारत का शिक्षित मध्यम वर्गीय वर्ग कर रहा था। जैसा मैंने अभी कहा कि ये उदारवाद का जो विचार है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों की भारत में स्थापना करने की बात जिसमें नहीं थी, ये विचार उन लोगों के द्वारा आया जो अंग्रेजी शिक्षा के संपर्क में आए। अब कौन आया सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा के संपर्क में? निश्चित तौर पर वह वर्ग आया जो समृद्ध था और जिसके पास पर्याप्त संसाधन थे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के, क्योंकि आरंभिक रूप में अंग्रेजी शिक्षा लंदन जाकर के या ब्रिटेन जाकर के प्राप्त करनी पड़ती थी। तो ये जो एक भारत का उच्च मध्यम वर्ग था, जिसके पास पर्याप्त संसाधन थे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के, और जो अंग्रेजी समाज के या अंग्रेजी लोगों के या ब्रिटिशर्स के, अंग्रेज़ों के संपर्क में आए, उन लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके और अंग्रेजी समाज के संपर्क में रह करके उदारवाद
के विचार को भारत के समाज में स्थापित करने का प्रयास किया। इसलिए इस विचार परंपरा का जो प्रतिनिधित्व है वह भारत का शिक्षित मध्यम वर्गीय तबका कर रहा था। कांग्रेस के इस आरंभिक चरण में जो प्रमुख उदारवादी नेता थे वो थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब लिखी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, रमेश चंद्र दत्त, रास बिहारी बोस आदि प्रमुख उदारवादी नेता थे। इस मितवादी या उदारवादी चरण की मुख्य विशेषताएं क्या थी? इसकी पहली विशेषता तो ये थी कि ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की आलोचना कर रहे थे। हालांकि ये ब्रिटिश समाज की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे और ब्रिटिश समाज की जो स्वतंत्रता, समानता और न्याय के मूल्य हैं उनकी ये प्रशंसा करते थे और चाहते थे कि भारतीय समाज भी ब्रिटिश समाज जैसा बने। ब्रिटिश समाज जैसे बनने का मतलब है कि जो आज़ादी, जो आज़ाद ख्यालात, जो समता, जो समानता का विचार और जो न्याय का विचार ब्रिटिश समाज में है, अंग्रेजी समाज में है, वही समता, समान न्याय और स्वतंत्रता के विचार हमारे भारत में भी स्थापित होने चाहिए। लेकिन इस के बावजूद वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद, ब्रिटिश शासन के जो उपनिवेशवादी नीतियाँ थी जिसमें वे भारत का आर्थिक शोषण कर रहे थे, उसकी वे लगातार आलोचना कर रहे थे। दादा भाई नौरोजी ने बड़ी सुंदर किताब लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नौरोजी बड़े विस्तार से ये समझाते हैं कि उन्होंने एक सिद्धांत दिया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, जिसको उन्होंने ड्रेन थ्योरी या अफवाह का सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह अंग्रेज बड़ी चालाकी से भारत से धन की निकासी करके ब्रिटेन ले जा रहे हैं और चौतरफा शोषण भारत का कर रहे हैं। या इस वीडियो में संक्षेप में मेरे लिए ये पूरी शोषण की इस प्रक्रिया को समझाना संभव नहीं है, लेकिन अगर फर्स्ट ईयर में आपने जब दादा भाई नौरोजी अगर पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो तो आपको पढ़ना चाहिए। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जो रेल के विस्तार आदि की आलोचना कर रहे थे, फिजूल खर्ची जो अंग्रेजी शासन भारत में कर रहा था उसकी आलोचना कर रहे थे, भारत में किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, जिस तरह की लगान वसूली की जा रही थी, मौसम की मार के बावजूद जो लगान वसूला जा रहा था, इस सारे आर्थिक शोषण जो भारतीयों का, भारतीय किसानों और मजदूरों का, जिस तरह से कुटीर उद्योग धंधे नष्ट हो रहे थे, इन सब की विस्तृत आलोचना दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रमेश दत्त और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन आरंभिक उदारवादियों ने बड़ी विस्तार से उसकी आलोचना की है। यह आलोचना लिखित रूप में भी हुई है, यह आलोचना उस समय विधान मंडलों के भीतर रहकर भी उन्होंने आलोचना की है और कई जगह सरकार की प्रतिनिधि मंडल के रूप में इन लोगों ने ब्रिटिश सरकार के आर्थिक नीतियों की, उपनिवेशवादी नीतियों की, साम्राज्यवादी नीतियों की कड़ी आलोचना प्रस्तुत की है। दूसरा, इन्होंने भारत में संवैधानिक सुधारों की मांग की, सने सुधार। ये लोग प्रार्थना पत्र, अनुनय विनय करते थे और ब्रिटिश सरकार से, शासन से भारत के लिए, भारत के नागरिकों के लिए कुछ राजनीतिक सुधार, कुछ सामाजिक सुधारों की बात कर रहे थे। इन सुधारों में मुख्य बात ये थी कि विधानमंडलों में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिले, भारतीयों को विधानमंडलों में बहस करने का अधिकार मिले, विधानमंडल यानी संसद में बहस करने का अधिकार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार मिले, प्रश्न पूछने का उन्हें अधिकार मिले, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार मिले। इस तरह के संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की मांग लगातार उदारवादी करते रहे। वे नागरिक अधिकारों की मांग कर रहे थे, प्रेस की स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। उन्होंने इसके अलावा जो नागरिकों के मूलभूत अधिकार हैं, जीने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, इन सारे अधिकारों की मांग वो लगातार करते रहे। यद्यपि उन्हें ब्रिटिश न्यायप्रियता में
वे विश्वास करते थे और वे उनको उनको ये विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार जो ब्रिटिश नागरिकों को जो सुविधाएं दे रही है और जो वहाँ स्वतंत्रता, समानता और न्याय की स्थापना जिस उस समाज में है, उसी मूल्यों को, उन्हीं मूल्यों को वह भारत के समाज में विस्थापित करेगी और भारतीयों को न्याय प्रदान करेगी। और न्याय प्रदान करते हुए भारतीयों को उनके जो वांछित अधिकार हैं, जो उनके सिविल राइट्स हैं, जो नागरिक अधिकार हैं, उनको देगी। हालांकि ये आरंभिक उदारवादी कोई बड़ी क्रांति करने के पक्षधर नहीं थे। वह कोई बड़ी हिंसात्मक या कोई शस्त्र वाली क्रांति ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि अभी जनता इस तरह की बड़ी क्रांति के लिए तैयार नहीं है। अभी समय यही है कि हम जनता को एकजुट करें और धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार से जितने भी हम सुधार करवा सकते हैं, जितने अधिकार हम प्राप्त कर सकते हैं, वो प्राप्त करवाने का प्रयत्न करें। और इसके लिए वे संवैधानिक साधनों का प्रयोग कर रहे थे। संवैधानिक साधन यानी प्रार्थना पत्र लिखना, मांग पत्र देना, अनुनय विनय करना, विधानमंडलों के अंदर आलोचना करना, प्रेस के माध्यम से मांग उठाना। ये जो संवैधानिक साधन थे, उनका प्रयोग करते हुए उन्होंने भारत में सुधारों की मांग जारी रखी। बाद में चलकर जब 1905 के बाद की हम बाद में बात करेंगे, तो इन उदारवादियों के ये जो तरीका था उसकी आलोचना शुरू हुई। पहली बात तो इसकी आलोचना में ये कही गई कि ये जो उदारवादी थे, ये केवल शिक्षित और मध्यवर्गीय तबके का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जैसा मैंने कहा कि इस आरंभिक कांग्रेस में जो लोग आए वो केवल पढ़े लिखे वर्ग के ही लोग थे। वे बुद्धिजीवी लोग थे और ये वो लोग थे जो अंग्रेजी शिक्षा के संपर्क में आए थे। इसलिए वह केवल शिक्षित मध्यवर्गीय तबके का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ऐसा आरोप उनके ऊपर लगाया गया। यह विशिष्ट वर्गीय कांग्रेस थी। यह उन लोगों की कांग्रेस थी जो पुराने जमींदार थे या जो पुराने सामंत थे, उनके परिवारों से निकले हुए युवा थे जो कांग्रेस के अंदर आए या इन सुधार कार्यक्रमों के साथ जुड़े। इसलिए एक विशिष्ट वर्ग तक ही इसकी पहुंच थी, आम जनता तक इस आरंभिक कांग्रेस की या उदारवादियों की पहुंच नहीं थी। इनमें भी अधिकांश जो लोग थे वो वकील थे, वो पढ़े लोग करके आए थे ब्रिटेन से। इसलिए ये कहा गया कि आरंभिक कांग्रेस केवल वकीलों का एक गुट थी। इन उदारवादियों की जो जीवन शैली थी, क्योंकि वो अंग्रेजी शिक्षा में दक्ष थे और ऊंचे परिवारों से आए थे, पढ़े लिखे परिवारों से आए थे, इसलिए उनकी जो जीवन शैली थी वो अभिजात्यपूर्ण थी, एलीट क्लास थी। ऊंचे वर्ग के लोगों की जैसी जीवन शैली होती है वैसी अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी सभ्यताओं का पालन करना, ऐसी उनकी जीवन शैली थी। उन्होंने अंग्रेजी सरकार में, जैसा मैंने कहा, ब्रिटिश न्यायप्रियता में उन्हें विश्वास था। इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स वे ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स एकदम भारत से चले जाएं, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि भारत में जो सामाजिक सुधार या समाज में बदलाव है वह ब्रिटिशर्स के रहने से ही हो सकता है। इसलिए वह ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते थे जिससे ब्रिटिश शासन एकदम भारत में ख़त्म हो जाए। इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ समझौतावादी नीति अपनाई और उन्होंने समझौतावादी नीति अपनाते हुए ब्रिटिश सरकार से भारतीयों के लिए सुधारों की वो मांग निरंतर करते रहे। उनकी नीति, जैसा मैंने कहा, प्रार्थना और अनुनय विनय की नीति थी भी। तो बाद में चल के जो चरमपंथी आए, लाल बाल पाल और अरविंद घोष वगैरह आए, तो उन्होंने इनकी इस नीति का बहुत विरोध किया और उन्होंने कहा आज़ादी हमारा हक है, हम गिड़गिड़ा कर स्वराज नहीं मांगेंगे। जबकि उदारवादी जो हैं वो पूरी तरह से ब्रिटिश शासन के पैरों में गिरे हुए हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं। और ये जो चूँकि इस आरंभिक कांग्रेस का जो पूरी पहुंच थी, जैसा मैंने कहा कि वो केवल मध्य वर्ग तक ही थी, इसलिए वो कोई बड़ा जन आंदोलन करने में सफल नहीं हो सके। लेकिन इन सब के बावजूद उदारवादियों का एक बड़ा योगदान भारतीय राजनीति को और ख़ास करके जो हमारा जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है उसको बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने कांग्रेस की स्थापना करके
भले ही किसी भी रूप में वो कांग्रेस की स्थापना हुई हो, लेकिन कांग्रेस की स्थापना करके और कांग्रेस से जुड़ करके उन्होंने कांग्रेस को राजनीतिक सुधारों का, पॉलिटिकल रिफॉर्म का एक मंच बनाया। कांग्रेस के माध्यम से कम से कम उन्होंने एक ऐसा मंच खड़ा किया जहां से भारतीयों की आवाज़ ब्रिटिश शासन तक पहुंचाई जा सकती थी, जहाँ से भारतीय क्या सोचते हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं, उनकी मांगे क्या है, वे क्या सुधार चाहते हैं, इन बातों को ब्रिटिश शासन तक पहुँचाया जा सकता था। राजनीतिक सुधार के लिए संघर्ष किया जा सकता था और उसका प्रभाव भी हुआ। आप देखेंगे कि 1861 के बाद जो बाद में चल कर के जो लॉज आए, जो कानून आए, जिनकी बात मैंने पहले की, उनमें उनको अगर आप देखें तो मैंने बताया भी था आपको कि धीरे धीरे जो है भारतीयों को कुछ अधिकार मिलने लगे। जैसे उन्हें विधानमंडलों में ज़्यादा स्थान मिलने लगा, उन्हें प्रश्न पूछने के अधिकार मिलने लगे, उन्हें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने के अधिकार मिलने लगे, उन्हें अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव रखने का अधिकार मिलने लगा। तो ये राजनीतिक सुधार कांग्रेस के इस आरंभिक चरण के प्रयासों के फलस्वरूप हुए। फिर जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ा योगदान इनका यह था कि उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो आर्थिक शोषण था उसका रहस्य उसको उद्घाटित किया, उसको वो जनता के सामने लेकर के आए, पूरी दुनिया के सामने लेकर के आए। खासकर इसमें हम नाम लेते हैं दादा भाई नौरोजी का, जिन्होंने पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब लिख कर के ड्रेन थ्योरी दे कर के ये सिद्ध कर दिया कि किस तरह से चौतरफा शोषण भारतीयों का अंग्रेजी शासन कर रहा है। एक तरफ तो उनके कर्मचारी यहाँ से मोटी मोटी रकम इकट्ठा करके तनख्वाह के रूप में ब्रिटेन ले जाते हैं, यहाँ का कच्चा माल ब्रिटेन चला जाता है और फिर वो कच्चा माल तैयार होकर के पक्के माल के रूप में भारतीयों के पास आता है और भारतीयों को महंगे दामों में उसे खरीदना पड़ता है। और यहाँ का उसमें कंपटीशन पैदा होने के कारण से यहाँ के जो लोकल लोगों का उत्पादन है वह बाज़ार में बिकना बंद हो गया, जिससे उनके कुटीर उद्योग धंधे खत्म हो गए। और दूसरी तरफ वो ब्रिटिश कर्मचारियों को सैलरी वगैरह देने के लिए लोन लेते थे और उस लोन पर जो कर्ज टैक्स जो कर्ज लगता था या जो ब्याज लगता था, वो ब्याज भी वो भारतीयों से वसूलते थे। तो ये सारी बातें दादा भाई नौरोजी ने सविस्तार उसमें समझाई है। गोपाल कृष्ण गोखले ने रेलवे के विस्तार की और जिस तरह से फिजूल खर्ची ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा की जा रही थी उसको वो सामने लेकर के आए। तो ये जो सारी आर्थिक शोषण जो ब्रिटिशर्स के द्वारा किए जा रहे थे उसको सामने लाने में उदारवादियों का एक बड़ा योगदान है। और ये सब चीज़ें जब वो कांग्रेस के मंच पर रखते थे, जब वो विधानमंडलों में दादा भाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग जब विधानमंडलों में प्रतिनिधि बन कर के गए, संसद में प्रतिनिधि बन कर के गए और वहाँ जब उन्होंने वो भाषण देते थे, तकरीर करते थे, तो वो अखबारों में छपता था, मीडिया में आता था और मीडिया के माध्यम से, संचार साधनों के माध्यम से वो जनता तक पहुंचता था। इससे जनता में धीरे धीरे राष्ट्रीय चेतना जागृत होने लगी, जनता एकजुट होने लगी। कांग्रेस के रूप में पहली बार जनता को एक मंच मिला जहां पर वो अपनी बातों को, अपने राजनीतिक सुधारों की मांगों को रख सकती थी। इससे जनता एकजुट होने लगी। स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे आधुनिक मूल्य भारत के समाज में स्थापित करने में उदारवादियों का बहुत बड़ा योगदान है। भारत में जो सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत है, जो समाज में बदलाव की शुरुआत है, क्योंकि देखिए आज़ादी की लड़ाई तब तक नहीं लड़ी जा सकती थी जब तक कि समाज के अंदर बदलाव नहीं आता, क्योंकि समाज में कई तरह के विभाजन थे। इन विभाजन को ख़त्म करके एक मंच पर लाने के लिए ज़रूरी था कि समाज सुधार हो, और समाज सुधारों की ये जो प्रक्रिया है ये उदारवाद से ही शुरू होती है। इसलिए उदारवादियों का एक बड़ा योगदान भारत की राष्ट्रीय आंदोलन में, भारत के राजनीतिक जीवन में रहा है। थैंक यू वेरी मच।